हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 नाम पीरियोडिक टेबल, उसके पार्ट ए एंड बी की थ्योरी एंड एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसका जो सी पार्ट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पार्ट के अंदर ना हमें कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स को स्टडी करना है। इन टोटल हम हमारे इस पार्ट सी के अंदर हम 4 टाइप के ग्रुप्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। इनको हमने इनके इनके मतलब करेक्टरिस्टिक जो है वो हमने स्टडी करने हैं। अब करेक्टरिस्टिक के अंदर क्या क्या आ जाता है? ये आ जाता है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, ये आ जाता है उनकी अकरेंस क्या है, उनकी नेचर क्या है, किस तरह के बॉन्ड क्रिएट करते हैं, अगर वो किसी एयर के साथ या वाटर के साथ या एसिड के साथ अगर वो रिएक्ट करते हैं तो क्या उनका बिहेवियर होता है। इन सब चीजों को हमने अपने इस टॉपिक के अंदर कवर करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार ये हमारा पार्ट है। हम इसको एक एक करके स्टडी करते जाएंगे और खत्म कर देंगे। आज के लेक्चर के अंदर मैं जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं, दैट इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के करेक्टरिस्टिक, उनके बारे में सारी डिस्कशन में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट जब मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा तो उसके अंदर इसके जो बाकी के 2 ग्रुप्स हैं वो डिस्कस हो जाएंगे। एंड आई होप उसके बाद हमारा ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा एंड फिर नया चैप्टर हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने ग्रुप 1 के साथ। ये जो ग्रुप 1 है, पहली बात, इस ग्रुप 1 के अंदर इन सबको क्यों रखा गया। चलिए पहले हम ये स्टडी करते हैं कि कौन कौन से मेटल्स की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे देखा जाए ग्रुप 1 के अंदर हम टोटल 6 पर्टिकुलर एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। इसके ऊपर हाइड्रोजन भी आता है, मैं आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर हाइड्रोजन भी आता है। बट एक्चुअली हाइड्रोजन का साइज इतना छोटा होता है कि कभी कभार ये मेटल की तरह या नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। सिर्फ इसी वजह से हम उसको इस कैटेगरी के अंदर नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये मत कहना कि सर ऊपर हाइड्रोजन भी तो है ग्रुप 1 के अंदर, आपने वो तो स्टडी किया नहीं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है, इस वजह से हम उसको इस कैटेगरी में नहीं डालते हैं। तो शुरुआत सीधा हम करेंगे किससे कि मेरे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है और साथ में फ्रेंशियम है। आ, इन सब की ना एक सबसे प्यारी बात बताता हूँ। इन सब की प्यारी बात ये है कि इनके आउटर मोस्ट जो शेल है, नंबर ऑफ शेल तो ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है। क्यों? क्योंकि एक एक करके शेल आपका बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे जाता हूं तो मुझे एक मजेदार बात ये दिखती है कि इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में, चाहे आप लिथियम ले लो, सोडियम, पोटेशियम, जो मर्जी उठा लीजिए, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि सभी के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से इन सबको ग्रुप 1 के अंदर डाला गया है। और इनको एल्कली मेटल्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल बेस बनाते हैं। मैं आपको उसके बारे में आगे जाके भी समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो इन सब के एटॉमिक शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम एल्कली मेटल्स कह देते हैं। ठीक है। एंड क्यों इसको एल्कली मेटल्स कहते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्योंकि जब इन मेटल्स को हम पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये वाटर सोल्यूबल बेस बना देते हैं। और हाँ, एक बात याद रखें, जब कभी भी हम इनको पानी से रिएक्ट करवाते हैं ना, पहली बात, दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो हाइड्रोजन को एमिट करते हैं। ठीक है। इनके बारे में हमें और भी स्टडी करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे जाके स्टडी करते जाएंगे। तो देखिए, अब नोट क्या है इसमें, जो मैं ऑलरेडी आपको बताया है। नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड्स विच आर स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, मतलब बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। एल्कली का मतलब ही होता है कि वाटर सोल्यूबल बेस के बारे में बात हो रही है। एक सिंपल सा रिएक्शन बताता हूं आपको। मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एक मेटल है, उसको मैंने पानी के साथ, दैट इज H2O के साथ यहाँ पे रिएक्ट करवा दिया। जैसे रिएक्ट करवाऊंगा तो मेरे पास मेटल OH आयन क्रिएट होगा। ठीक है जी। और साथ ही साथ हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट होती है। ये क्या है? दीज आर एल्कली, दीज आर व्हाट? एल्कली। ठीक है जी, ये मेरा एल्कली हो गया। हाँ, बैलेंस भी कर देता हूँ। ये H2 ठीक है। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे फिर 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 करके ऑक्सीजन डबल, और यहाँ 2 कर देंगे तो ये आपका पूरी इक्वेशन बैलेंस है।
आपने बस ना कुछ नहीं करना, ये जो M आपको दिख रहा है, इस M की जगह पे चाहे आप लिथियम डालो, सोडियम डालो, पोटेशियम डालो, रुबिडियम डालो, सीजियम, फ्रेशियम, जो मर्जी डालो, रिएक्शन ऐसा ही दिखेगा आपको। बस M की जगह पे वो डाल देना, ठीक है जी। याद रखें M क्या है, कोई भी मेटल है इस ग्रुप का। हाँ, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस ग्रुप का जो स्पेसिफिक नाम है वो 1A है। जो 1A है वो इस ग्रुप का नाम है। याद रखें, बहुत सिंपल है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। गुड। अब हमें बात करनी है बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहला हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि आप इनमें से कोई भी मेटल उठा लीजिए, ये देख सकते हो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एंड में देखो क्या दिख रहा है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है देख सकते हो आप, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्योंकि इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से इनको एक ही ग्रुप के अंदर डाला गया है, ठीक है। तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम बात करते हैं इनके अकरेंस की, उनके नेचर की, और वो किस तरह के बॉन्ड्स को क्रिएट करते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। तो जब सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा अकरेंस की। अकरेंस की बात ये है कि देखिए, पहली बात आपको मैंने बताई थी कि हर एक मेटल क्या चाहता है, हर एक मेटल चाहता है अपने आप को स्टेबल करना। कोई भी मेटल स्टेबल कब होगा या कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब होगा, जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से मैच करने लग जाएगी। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसको कहते हैं, एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। अगर एक से ज्यादा शेल है तो, अगर एक ही शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है जी। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए कभी कभार एलिमेंट्स क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, कुछ लूज कर देते हैं। उनकी इसी टेंडेंसी से उनकी रिएक्टिविटी चेक की जाती है। जितनी जल्दी वो ये सब करते हैं अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए, उतना ज्यादा वो हाईली रिएक्टिव होते हैं नेचर के अंदर। इसलिए अब ध्यान से समझना, मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, एक सोडियम का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 एंड 1। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर आप चाहते हो कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो दो तरीके से किए जा सकते हैं। या तो आप इनको 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दो, या इसमें से ये जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है ये निकाल दीजिए। आई होप कॉमन सेंस भी ये बोलती है और लॉजिक्स भी यही बोलते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है। तो बस इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर फटाफट ये बन जाता है Na पॉजिटिव, जिसकी वजह से वो किसी और पर्टिकुलर आयन के साथ मिलकर अपना एक आयनिक बॉन्ड क्रिएट कर देता है। कहने का मतलब ये है, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनना बहुत आसान है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन तो निकालना, ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसलिए इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये बात प्लीज समझना, इसी वजह से क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए कभी भी ये फ्री स्टेट मतलब एज इट इज आपको नहीं कहीं मिलेंगे, ये किसी कंबाइंड स्टेट या किसी के साथ मिले हुए ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये कभी भी आपको फ्री स्टेट में मिलते, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा अपने तीसरे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। हम ये कहते हैं कि हमारे जो एल्कली मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं, मतलब हम चाहें तो उसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है? बात सिर्फ ये है कि ग्रुप 1 के जो एटम्स हैं उनके जो साइज है वो कंपेरेटिवली टू द अदर ग्रुप्स टिल 17 तक आप चाहें तो चेक कर सकते हो, थोड़ा सा इनका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होने की वजह से क्या होगा, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो सोडियम का एग्जांपल देता हूँ आपको। तो सोडियम के केस में मान लो हमारे पास 3 शेल है, 1 2 और ये 3 शेल है। दूसरा भी मेरे पास यहाँ पे सोडियम है, तो वो भी हमारे पास 3 शेल बना देते हैं अपना। अच्छा, अब ये है पॉजिटिवली चार्ज, ये भी मेरा पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज का काम है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। इवन वो ये भी चाहेगा कि यहाँ के जितने इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ये जितने भी आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये क्या कर रहा है, उसको रिपेल कर रहा है। अब जितना साइज बड़ा होता जाएगा किसी भी एटम का, उतना ही उसके लिए मुश्किल है दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। इवन अपने भी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो अट्रैक्टिव फोर्स है, मान लेते हैं अगर 10 न्यूटन है, तो ये जो रिपल्सिव फोर्स है लगभग ये 8 न्यूटन की लगा देगा, जिसकी वजह से नेट रिजल्ट कितना आया, सिर्फ 2 न्यूटन का ही मिलता है, जो कि ये वैल्यू बहुत कम होती है
और मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी दो सिमिलर एटम्स की अगर बात करूँ तो उनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसी वजह से थोड़ी सी एनर्जी देकर भी मैं इनको एक दूसरे से अलग कर सकता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत कम एनर्जी देकर भी मैं चाहूँ तो उसको मेल्ट कर सकता हूँ और चाहूँ तो उसको बॉईल भी कर सकता हूँ। और इन्हीं वीक फोर्सेस की वजह से इतने स्ट्रॉन्ग और हार्ड सॉलिड नहीं बन पाते, इसलिए हम चाहें तो नाइफ से भी आसानी से इसको कट कर देते हैं। सो ऐसे कुछ रीजंस हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बॉन्डिंग की। कहते हैं कि ऑल एल्कली मेटल सॉल्ट जितने भी हैं वो आयनिक होते हैं नेचर के अंदर एक्सेप्ट सम सॉल्ट ऑफ लिथियम। अब आपको पता है कि क्यों कुछ जो लिथियम के सॉल्ट होते हैं वो आयनिक नेचर के क्यों नहीं होते। उसका रीजन है उसका साइज ही। लिथियम का जो साइज है कंपेरेटिवली टू द अदर मेटल्स इन द सेम ग्रुप, इसका साइज सबसे छोटा होता है। और साइज छोटा होने की वजह से, जैसे मान लो लिथियम जो है अपने आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालता है तो उसके पास सिर्फ एक शेल बच जाता है। क्या बच जाता है? सिर्फ एक शेल। ठीक है, मैं +1 कर देता हूं। अब अगर मान लो इसको मैं किसी भी अगर मान लीजिए एनायन के साथ, मान लो वाई कोई मेरे पास एनायन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, अगर मैं इसको इसके पास लेके जाऊंगा ना तो ये साइज इतना छोटा है कि वो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको अपनी तरफ खींच लेता है। क्योंकि उसको अपनी तरफ खींच लेता है तो इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला टैग लगाने के बजाय एक्चुअली ये शेयरिंग करने लग जाता है और इसका थोड़ा सा कोवलेंट नेचर आ जाता है एज कंपेयर टू आयनिक नेचर। इसी वजह से मैं सिंपल सी बात ये पकड़ो कि अगर लिथियम की बात करूं तो लिथियम का साइज बहुत छोटा है और वो दूसरा जो एनायन होता है, जो नेगेटिव चार्ज आयन होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अफेक्ट करने शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो कोवलेंट नेचर शो करता है इंस्टेड ऑफ आयनिक नेचर। ठीक है, क्योंकि वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। दैट इज द रीजन वाई, दैट इज द रीजन वाई इस कुछ सॉल्ट जो है मेरे जो लिथियम के हैं वो मेरे कोवलेंट नेचर के होते हैं, आयनिक नेचर के नहीं होते। आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। गुड। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जगह एक्शन ऑफ एयर। देखिए एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ। जब मेरे पास कोई भी एक मेटल लेता हूँ, ग्रुप 1 का मेटल लेता हूँ, तो अगर उसको कट करता हूँ तो उसका ना एक सिल्वर कलर सा आता है। ठीक है, तो शाइनी सा मेटल दिखता है। बट थोड़ी देर बाद देखता हूँ तो उसमें भी शाइनेस खत्म हो जाती है, उसमें कवरिंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो मेटल्स है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है नेचर के अंदर। हवा में ऑक्सीजन है, पानी के वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनके साथ रिएक्ट करके इनमें एक कवरिंग चढ़ जाती है। अब मैं थोड़ा सा आपको उनके बारे में बता दूं, रिएक्शंस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कि मेरे पास सोडियम है, आप अच्छी तरह जानते हो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर और मैं इसी को आगे लेके जाऊंगा ताकि आपको समझ आता रहे कि होता क्या है। फिर यही जो सोडियम ऑक्साइड है, पानी जो वेपर्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है, मतलब H2O। इससे बन जाता है आपका बेस, मतलब एल्कली, NaOH। ठीक है जी। बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 2 कर देता हूँ एंड यस, ये आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। अब हमारे हवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये आपका जब रिएक्ट करता है तो बनाता है कार्बोनेट, मतलब Na2CO3 और साथ में बनाएगा वाटर, दैट इज H2O। अब इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, Na2 हो गया, कार्बन जो एक ही है, ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पर 4 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2। ठीक है जी। तो इसके साथ बेटा क्या हो जाता है, ये आपका बैलेंस हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी मेटल को आप एयर में रख दोगे ना तो एज ए रिजल्ट क्या बनता है, उसमें उसमें कार्बोनेट्स बन जाते हैं, राइट। तो क्योंकि हाईली रिएक्टिव है तो इसी चीज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको रखते हैं बेटा अपना कैरोसिन के अंदर। ठीक है, इसको हम कहाँ रखते हैं, कैरोसिन के अंदर रखते हैं। कैरोसिन के अंदर सिर्फ इसलिए क्योंकि कैरोसिन एक इनर्ट सॉल्वेंट है, एक तरह से आप ये कह सकते हो। जो ये हमारा सोडियम है वो इसके अंदर रिएक्ट नहीं करेगा और हवा के कांटेक्ट से भी दूर रहेगा। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी पुट अवर सोडियम और एनी काइंड ऑफ मेटल इन अ कैरोसिन। क्लियर हो गया। दूसरी बात है वो मैं वो ये भी क्लियर कर देता हूँ बेटा कि जो रिएक्टिविटी है ना मेरे किसी भी मेटल की, जैसे जैसे नीचे जाता हूँ वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि देखो उसका साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा, इसलिए कम एनर्जी देकर भी मैं उन इलेक्ट्रॉन्स को एमिट आउट कर सकता हूँ। सो इसलिए उनकी रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इन बातों के पीछे ना रीजन होता है, ऐसे नहीं धक्के से कुछ भी पढ़ी जा रहे हो आप। समझो बात को, क्या रीजन है, क्यों हो रहा है, क्या वजह है, वो सारी बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब हम बात करेंगे एक्शन ऑफ वाटर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा कि जब पानी से वो रिएक्ट करता है
तो एल्कली मेटल्स एल्कली बनाता है, एल्कली मतलब वाटर सोल्यूबल बेस होता है, इसका रिएक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, बट फिर आपके लिए मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। तो ये आपका आ जाएगा, दैट इज MOH प्लस H2 हाइड्रोजन तो निकलेगा ही निकलेगा, यहाँ से 2 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, इवन यहाँ पे भी हमारे पास ये जो 4 है, ये यहाँ पे 2 कर देता हूँ, दैट्स इट। तो इसके साथ ही बेटा ये आपका बैलेंस हो जाता है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि भाई एसिड के साथ क्या रिएक्शन है इसकी। देखिए सिंपल सी बात है, जब हम किसी भी मेटल को किसी भी एसिड के साथ डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन हमारा एमिट होता है, ठीक है। सिंपल सा रिएक्शन देता हूँ आपको, मेरे पास कोई भी मेटल है, मेरे पास HCl है, उसके साथ बेटा मैंने रिएक्ट कराया, जैसे ही मैं रिएक्ट कराऊंगा तो यहाँ पे बन जाएगा MCl प्लस H2। तो कुछ नहीं करना, 2 2 एंड 2 बैलेंस भी हो गया, और इस तरीके से आप M की जगह पे कोई भी मेटल डाल दीजिए, ये आराम से आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने एट्थ की। एट्थ पॉइंट ये कहता है कि दे फॉर्म द यूनिपॉजिटिव आयंस। बेटा यूनिपॉजिटिव आयंस क्यों? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से वो आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो बहुत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दे, ठीक है ना, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो किसी भी मेटल से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एज ए रिजल्ट बनता है बेटा M+1+, बेसिकली ये आपके पास बनेगा, ठीक है जी। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा कि अगर मेरे पास जब हम एक किसी भी मेटल को अगर हम उसको कट करते हैं तो एक टिपिकल सिल्वरी वाइट मेटालिक लस्टर हमें दिखाई देता है, बट क्योंकि एयर के साथ रिएक्ट होता है जिसकी वजह से उस पर एक डल सा जो कलर है, जिसको टार्निश बेसिकली हम कह देते हैं, वो इसके ऊपर जम जाती है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी क्यों मैंने ये बातें आपसे करी हैं। फिर ये बड़ा अच्छी बात है, ये बहुत अल्टीमेट बात अगर आप ध्यान से देखोगे, कहता है जितने भी अल्कली मेटल सॉल्ट्स हैं, जैसे उनको उठाकर अगर हम किसी फ्लेम के आगे लेके जाते हैं तो उनका एक स्पेसिफिक कलर होता है। जैसे लिथियम की बात करें तो क्रिम्सन रेड होगा, सोडियम की बात करें तो गोल्डन येलो, पोटेशियम की बात करें तो लिलैक। तो ये जो है ये बेसिकली इनके कलर्स हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है। अब मन में आता है सर ऐसा कलर क्यों देते हैं, क्या रीजन है? तो यार आपको पता तो है, मैं आपको बताए बगैर रह नहीं सकता। किसी भी मेटल को जब हम फ्लेम पे रखते हैं तो उसमें से कलर एमिट होता है, तो ऐसा क्यों? ऐसा रीजन ये है कि किसी भी मेटल की अगर मैं बात करूं, खासतौर में अगर मैं सोडियम की ही बात कर लेता हूं, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, जब हम उसको फ्लेम पे रखते हैं तो फ्लेम की एनर्जी इतनी सफिशिएंट तो होती है कि इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को वो बाहर, मतलब उसको एनर्जी प्रोवाइड करे और उसको वो एक्साइटेड स्टेट में ले जाए। कहाँ ले जाए? एक्साइटेड स्टेट में ले जाए। जब वो एक्साइटेड स्टेट से दोबारा अपने स्टेट पे आता है तो अपने में से एनर्जी को एजेक्ट करता है। ये वही एनर्जी होती है जो उसने अब्जॉर्ब करके ऊपर गया था, अब वापस उतरी एनर्जी को देकर वो वापस अपने जो नॉर्मल स्टेट है वहां पर आएगा। अब जब ये एनर्जी बाहर निकलती है तो इसकी एनर्जी लिखी जाती है एच न्यू के हिसाब से। मतलब ये कि एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और न्यू जो है इस वेव की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी से हम इसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर जो वेवलेंथ है अगर वो लगभग रेड की रेंज पे लाई कर रहा है तो हमें रेड कलर दिखाई देगा। अगर वो येलो की कलर, येलो का जो रेंज है, हर एक कलर का ना अपना एक वेवलेंथ होता है, तो अगर उस रेंज में दिखाई देगा तो हमें वो कलर दिखाई देता है। तो बेसिकली कितनी एनर्जी लेकर ये एक्साइटेड स्टेट में जाकर दोबारा वापस आता है, वही एनर्जी एमिट करता है। एंड उस वेव की वेवलेंथ को देखकर हमें पता लगता है ये कौन सा कलर एमिट, मतलब ये बेसिकली वो कलर एमिट कर रहा है जिस वेवलेंथ की वेव ये निकाल रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, अगर इस वेव की वेवलेंथ मान लो 8000 एंगस्ट्रॉम है तो ऑटोमेटिकली हमें ये जो ये वाला कलर रेड कलर जो है वो हमें दिखाई देगा, ठीक है जी। तो ये सिंपल सी बात है, आराम से आप कर सकते हो। ओके, सो फाइनली अच्छा एक एक चीज वहां पे रहेगी, मैं आपको जरूर बता देता हूँ कि अगर किसी भी एल्कली मेटल को आपने पाना है तो इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको मोल्टन स्टेट में लेके आते हैं और तब जाकर हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें ये मेटल्स मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा ग्रुप टू की। ग्रुप टू जिनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं, ग्रुप टू वो है जिनके अंदर हम उन मेटल्स को रखते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स ये एक वीक एल्कलीज बनाएंगे आपके, एंड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है, ये सब जो है वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। हाँ, इनको जो ग्रुप में रखा जाता है उसको हम 2A बोल देते हैं, जैसे वाला 1A था ये 2A हो गया क्योंकि सेकंड ग्रुप है,
क्यों सेकंड ग्रुप है? क्योंकि उनके एटॉमिक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिंपल, बहुत सिंपल है, स्टडी करते जाओ। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक में पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन सब के एटॉमिक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो इसके अकरेंस के बारे में बात की जाती है। ऑफ कोर्स दे आर रिएक्टिव मेटल, क्योंकि इनको भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही निकालने हैं। लेकिन अगर आप मुझे ये कहो कि सर 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो मैं आपसे ये पूछूंगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मान लो आप 10 जूल की एनर्जी दे रहे हो, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना तो आपको ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है किसका, नोबल गैस जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पाने के लिए, ये जो आपके ग्रुप 2 के मेटल्स हैं उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तब जाकर ये आपके पॉजिटिव आयंस बनते हैं। तो क्योंकि इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को मिट आउट करने के लिए, इस वजह से ये रिएक्टिव तो हैं बट एल्कली से कम होते हैं रिएक्टिव आपके। ठीक है, अगर मैं नेचर की बात करूं तो ग्रेश वाइट इन कलर होते हैं, हाँ हार्ड होते हैं एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इनका साइज छोटा हो गया है। जो ग्रुप 2 के मेटल्स हैं उनका साइज ग्रुप 1 वालों से छोटा होता है। साइज छोटा होने की वजह से जो अंदर का न्यूक्लियस है ना, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ताकत उसकी बढ़ जाती है। तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करेगा उतना हार्ड सॉलिड आपका वो सब्सटेंस बनेगा और उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है जी। बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि एक्सेप्ट द सॉल्ट ऑफ बेरिलियम, बाकी सारे हमारे पास क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स है। मैं फिर से वही बात कहूंगा, ऐसा क्यों? क्योंकि उसका साइज बेटा छोटा होता है। साइज छोटा होने की वजह से ये वही सेम चीज डिस्टॉर्ट करता है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो इंस्टेड ऑफ आयनिक बॉन्ड वो एक कोवलेंट बॉन्ड जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करता है। फिर आता है एक्शन ऑफ एयर। ये बात सच है कि हमारे पास जितने भी एल्कलीज हैं, ठीक है ना, एल्कलीज जो है, एल्कली मेटल है, वो बहुत एल्कली मेटल्स है ना, एल्कली मेटल जो है ग्रुप 1 की बात करते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। बट जब हम बात करते हैं ग्रुप 2 की, तो वो हमारे थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप 1। हाँ, रिएक्टिविटी लेकिन बढ़ती जाएगी जैसे जैसे मैं नीचे जाता जाऊंगा, ये बात तो फिक्स है ही है मेरी। क्लियर? आगे बात करते हैं एक्शन ऑफ वाटर। सेम वही चीज, ये भी आपका बेस ही बनाते हैं बट वीक एल्कलीज बनाते हैं बेटा आपके ये। ठीक है, तो रिएक्शन बता देता हूं कि मेरे पास एक कोई मेटल है, मेटल को पानी से रिएक्ट करवाया। अब इस केस में बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड बेस 2, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन तो करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बैलेंस करने के लिए बस मुझे यहाँ 2 करना है, दैट्स इट, और ये आसानी से बैलेंस हो जाता है। बहुत सिंपल है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं अपने एसिड्स की। ऑब्वियस है बेटा, जब ये किसी एसिड से रिएक्ट करता है हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, सेम वैसा ही है। मैंने कहा ना, ये दे आर रिएक्टिव बट दे आर लेस रिएक्टिव देन द ग्रुप 1। सो मेटल प्लस HCl बनाएंगे MCl2 प्लस H2, यहाँ पे आप 2 कर दीजिए और ये आपका यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। उसी तरह M प्लस H2SO4 बनाएगा बेटा MSO4, ये सिंपल यही बनाएगा, प्लस H2, इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस्ड है हमारा। ठीक है, तो ये बनाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद बेटा ये डाई पॉजिटिव है। डाई पॉजिटिव क्यों? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब किसी मेटल से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ऑब्वियस है बेटा ये M2 पॉजिटिव क्रिएट करते हैं, इसलिए डाई पॉजिटिव है आपके। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स कहे जाएंगे आपके। ठीक है, सो ये है इस 8th पॉइंट की बातें। बात रहेगी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। हाँ, इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है कंपेरेटिव टू द अदर एटम, बट अगर मैं ग्रुप 1 की कंपेरेटिव से बात करूं तो उससे ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि अब इनका साइज हो गया छोटा, साइज छोटा होने की वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो गई हैं, अब उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। सो ये बात याद रखना। ठीक है जी, तो ये है पॉइंट नंबर 9। उसके बाद बेटा हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, कहते हैं कि एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम all other alkali earth metal impart color to the flame, like कैल्शियम का ब्रिक रेड होता है, स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन होता है, एप्पल ग्रीन होता है बेरियम का, और रेडियम का क्रिम्सन हो गया। राइट, अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये बेरियम और ये बेरिलियम एंड मैग्नीशियम का कलर क्यों नहीं देता है? इसका जवाब है इनके साइज पे। बेरिलियम एंड जो मैग्नीशियम होता है, इनका साइज छोटा होने की वजह से, मान लो मैं बेरिलियम की बात करता हूं, ठीक है, बेरिलियम में क्या होगा, भी एक शेल और ये 2 शेल है। ठीक है, 2 शेल होने की वजह से इसका साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज आया ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन को
अपनी तरफ बांध के रखता है। तो मतलब ये इतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं कि अगर मैं तुम फ्लेम भी प्रोवाइड करो ना, अगर मैं फ्लेम प्रोवाइड करोगे तो तुम इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन जंप मार के हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाए। और अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे ही नहीं, तो जब वो वापस आएंगे तो कुछ एमिट थोड़ा ना करेंगे। पहली बात तो वो जाएंगे ही नहीं, अगर जाएंगे नहीं तो वो वापस कहाँ आएंगे, अगर वापस ही नहीं आएंगे तो कोई एनर्जी एमिट नहीं हो रही इन द फॉर्म ऑफ वेव, और जिनकी वजह से हमें कलर दिखाई दे। तो बेरिलियम, अगर मैं बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करूं तो इनका साइज इतना छोटा होता है कि तुम्हारे फ्लेम के ऊपर जब तुम रखते हो तो उनको इतनी एनर्जी नहीं मिलती कि जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं और मतलब और जो है वेव को एमिट करें। इसी वजह से ये दोनों कोई कलर इम्पार्ट नहीं करते हैं। साइज बहुत मैटर कर जाता है बेटा इसके अंदर, ठीक है। बाकी सेम एल्कली मेटल्स की तरह अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करता हूँ तो इनको भी पाया जा सकता है इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से, लेकिन उसके लिए आपको इनके जो सॉल्ट्स है वो मोल्टन स्टेट में लेने होंगे, तभी जाकर आपको वो मिलेंगे। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये दो ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, तो आज हमने स्टडी किया है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के बारे में। हमने उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझा, हमने ये समझा कि जो उनकी नेचर है वो ऐसी क्यों है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।